इंडिया का फार्मा स्पेस एक तरह से टुकड़ों में बटा हुआ है। कोई एपीआई बनाता है, कोई जेनेरिक दवाई, कोई फॉर्मुलेशन एक्सपोर्ट करता है, तो कोई मार्केटिंग में स्पेशलाइज्ड है। और इसी क्राउडेड बाजार में एक इंडियन कंपनी ऐसी है जो ना सिर्फ मॉलिक्यूल बनाती है, बल्कि मॉलिक्यूल का आइडिया भी खुद के लैब में कंसेप्चुलाइज करते हैं, रिसर्च भी करती है और पेटेंट भी फाइल करती है ग्लोबल लेवल पे। आज का वीडियो इज अबाउट वर्क हार्ड एंड हमारे साथ हैं मिस्टर अभिषेक बासु मलिक। उन्होंने अपना इन्वेस्टिंग जर्नी 2000 में शुरू किया था और आज वो श्री रामा मैनेजर्स पीएमएस के को फाउंडर और फंड मैनेजर हैं। वो इंटेल सेंस कैपिटल के फाउंडर भी हैं और उनकी एकेडमिक जर्नी आईआईएम कलकत्ता से हुई है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, डीप रिसर्च और डिसिप्लिन्ड कैपिटल एलोकेशन के लिए उन्हें इंडिया के मोस्ट क्रेडिबल वॉइसेस में गिना जाता है। अब कंपनी में जाने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम कि इंडिया का फार्मर लैंडस्केप कैसा है और ये ज्यादातर कैसी मॉडल्स फॉलो करता है। इंडिया में ज्यादातर कंपनीज जेनेरिक फॉर्मुलेशंस बनाते हैं, जो बेसिकली क्या है कि कोई रिसर्च करके एक पेटेंटेड दवाई बनाता है, हम उस दवाई का कॉपी करके हम अपना प्रोसेस से उसको बना के फिर ग्लोबली उसको बेचते हैं। और मोस्टली ये जो पेटेंट एक्सपायरी हो चुका है उन दवाइयों का हम बना के बेचते हैं। फिर सीडीएमओ कुछ कंपनीज है, कुछ कंपनीज एपीआई बनाती हैं। और जैसे मैंने बताया फॉर्मुलेशंस बेसिकली मतलब जो एक्चुअल दवाई है वो। एपीआई वो होता है कि हम जो दवाई का जो रॉ मटेरियल है, जो कंपाउंड है, वो बनाता है। सीडीएमओ ये है कि मैं किसी और के लिए कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, वो होता है, या कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च कर रहा हूँ। उस हिसाब से इंडस्ट्री बटा हुआ है। अगर आप नॉर्मल फार्मा कंपनीज के इन्वेस्टर डेक्स देखें तो आपको मिलेगा एपीआईज, फॉर्मुलेशंस, जेनेरिक्स और कुछ ब्रांडेड ड्रग्स। लेकिन वर्क हार्ड की कहानी थोड़ी अलग है। ये एक ऐसी इंडियन कंपनी है जो फार्मा के फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे काम करती है, राइट फ्रॉम मॉलिक्यूल इन्वेंशन टू पेटेंट डिलीवरी। और ये वही फर्स्ट स्टेप है जो दुनिया के टॉप बायोटेक कंपनीज को अलग बनाता है। पर इंडिया में ये रेयर है। चलिए जानते हैं क्यों। ये पूरा जो प्रोसेस है एक ड्रग डिस्कवरी का, ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। टाइम कंज्यूमिंग एज इन इसमें कई बार सालों लगता है। सालों मतलब 10 साल 15 साल लग जाते हैं, मतलब एकदम शुरू से अप्रूवल आने तक। आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेके एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। वहां से आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा होगा, फिर एनिमल ट्रायल्स होता है, फिर ह्यूमन ट्रायल्स होता है। ह्यूमन ट्रायल्स के बहुत सारे स्टेजेस हैं, तो वो बहुत सारे स्टेजेस होने के बाद आपको अप्रूवल मिलता है। ये टेस्टिंग होने के बाद कि हाँ आपका जो ड्रग है वो काम करता है, वो नुकसान नहीं करता, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे चीजों को देखने के बाद अप्रूवल मिलता है, और वो अप्रूवल अलग अलग एजेंसीज करती हैं। जैसे यूएस एफडीए, हम जानते हैं कि यूएस का एजेंसी है, वो सबसे बड़ा है, सबसे शायद स्ट्रिंजेंट भी है। ईयू में अलग है, इंडिया में अलग है। सो सब अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग रीजन्स में आपको अलग से जाके अप्रूवल लेना पड़ता है। अब जब शुरू करते हैं ना, तो आपको पता नहीं होता है कि मैं मतलब करोड़ों रुपए डाल दूंगा और इसमें कुछ रिटर्न आएगा भी कि नहीं। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं ग्लोबली जिन्होंने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है और एंड में उनको कुछ मिला नहीं, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट स्टेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में जाके कुछ एडवर्स रिएक्शंस आ गए और वो उनको फिर दे हैव टू स्टॉप द एक्सपेरिमेंट मिडवे। ये बहुत कॉमन है। तो इसके कारण इंडियन कंपनीज में ये बहुत कम किया है। हमारी कंपनीज में सबसे ज्यादा जेनेरिक्स ही बनाया है, जो इजी कैश फ्लो बिजनेस है, कि मैंने बना लिया, बेच दिया, तो कैश फ्लो बहुत ज्यादा इजीली आने लगता है। तो दैट इज द रीजन कि नोवेल मॉलिक्यूल्स पे ध्यान इंडिया में कम रहा है। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं वर्क हार्ड का बिजनेस मॉडल कैसे स्ट्रक्चर्ड है और पैसा एक्चुअली आता कहाँ से। कंपनी के रेवेन्यू 3 ब्रॉड सोर्सेज से स्प्लिट होते हैं। यूके एंड आयरलैंड हॉस्पिटल बिजनेस, जो अभी भी वर्क हार्ड का लार्जेस्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है। यहाँ पे कंपनी एनएचएस जैसे पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स को इंजेक्टेबल्स, क्रिटिकल केयर मेडिसिन और एंटीबायोटिक सप्लाई करती है। इट्स अ स्टेडी बिजनेस, हाई वॉल्यूम्स बट लोअर मार्जिन्स। इंडिया और इमर्जिंग मार्केट से ब्रांडेड जेनेरिक्स, ये सेगमेंट ज्यादा फ्रैगमेंटेड है,
लेकिन मार्जिन्स यहाँ कंपैरेटिवली बेटर होते हैं, स्पेशली इन थेरेपीज लाइक एंटी इन्फेक्टिव्स, गैस्ट्रो एंड रेस्पिरेटरी, इनोवेशन लेड प्रोडक्ट्स एंड लाइसेंसिंग इनकम। ये अभी छोटा पार्ट है, बट कंपनी क्लियरली कह रही है कि फ्यूचर यही होगा। नए मॉलिक्यूल्स, ग्लोबल फाइलिंग्स और पोटेंशियल रॉयल्टी इनकम यहाँ से आएगी। वॉकहार्ट का टारगेट यही है कि आज आईपी लेड रेवेन्यू को अगले कुछ सालों में ग्रो करके पोर्टफोलियो का कोर ड्राइवर बनाया जाए। इस मॉडल की ब्यूटी यही है, जो आज लो मार्जिन बेस बिल्ड कर रहा है, वही कल हाई मार्जिन अपसाइड अनलॉक कर सकता है। बट अगर आप ओवरऑल ग्लोबल पिक्चर देखें तो वॉकहार्ट की 78% ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेस, और अब फोकस है यूएस और इमर्जिंग मार्केट्स पे ग्रो करने का, स्पेशली थ्रू इंजेक्टेबल्स एंड बायोसिमिलर्स। चलिए अभिषेक जी का अप्रोच समझते हैं। सो देखिए, जोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड है, ग्लोबल रेवेन्यूज इज अराउंड 78%। ठीक है, इंडिया से उनको अराउंड 22% का रेवेन्यू आता है, एंड रफली 50% के आसपास आता है यूरोप से। यूरोप में भी सबसे बड़ा उनका पोजीशनिंग है यूके में। यूके, आयरलैंड इज देयर बिगेस्ट एरिया। यूएस से 5% के आसपास आता है, इमर्जिंग मार्केट से बाकी 23% के आसपास आता है। तो ये हो गया जोग्राफिकली। रफली आई थिंक जहां तक मुझे याद है 18-19% इनका अभी तक ये जो बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेक या नए प्रोडक्ट्स जो इनका जो इंसुलिन है, ये सब प्रोडक्ट से आता है। बाकी इनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वहां से आ रहा है। नए प्रोडक्ट्स जब आएंगे तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक्सपेक्टेशन, मैं अभी नंबर्स बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो नंबर्स अभी विल नॉट मेक सेंस, बट ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं कि कोई एक नोवेल पेटेंटेड मॉलिक्यूल ला रहा है तो नंबर्स एंड मार्जिन्स कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव फ्रॉम करंट लेवल्स। ये मॉलिक्यूल्स जो बन रहे हैं लॉन्च कब होंगे और मार्केट तक पहुंचेंगे कैसे? वर्कहार्ट का मॉडल टिपिकल इंडियन फार्मा जैसा नहीं है। ये टारगेटेड क्लिनिकल स्ट्रेटजी है। जो नए मॉलिक्यूल्स पाइपलाइन में हैं, उनका रोल आउट होगा फेज वाइज, मार्केट बाय मार्केट या रेगुलेटरी अप्रूवल्स के अकॉर्डिंग। एंड अर्ली ट्रैक्शन आने में टाइम लगेगा। वाई? तो उसके पहले मैं बताता हूँ कि जैसे 3 स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स है, उनका कोड नेम्स WC के वखाट जो है उसका फिर 5222 है, 4873 है और 6777 है। तो ये तीनों है जिनमें 5222 इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग, और उसका रिजल्ट्स अभी तक जो आ रहा है वो बहुत ही इनकरेजिंग है। और मतलब ये तीनों बहुत क्लोज हैं टू गेटिंग द अप्रूवल। अप्रूवल कब आएगा ये किसी को नहीं पता, और वो एक, आप ओपन रिस्क कह लो या अनसर्टेनिटी कह लो, वो है इस कंपनी में। इनफैक्ट टू द एक्सटेंट कि ये अप्रूवल आएगा भी कि नहीं वो नहीं पता है। ये की मॉनिटरेबल है, ये एक की रिस्क भी है। सो ऐसा नहीं है कि ये 100% अप्रूव्ड है, बट जो रिजल्ट्स अभी तक आए हैं वो बहुत ही इनकरेजिंग है। मेरे हिसाब से द अप्रूवल कैन कम एनी टाइम इन द नेक्स्ट 1 to maybe 3 quarters। वो कब आएगा किसी को नहीं पता, वो भी एक अलग चैलेंज है। तो ड्रग डिस्कवरी एक चैलेंज है, वो ड्रग डिस्कवर होने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसको लोगों तक पहुंचाना एक दूसरा चैलेंज है, स्पेशली फॉर अ मिड साइज। और इनफैक्ट अगर मैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में सोचूं तो एक छोटी कंपनी के लिए वो एक डिफरेंट चैलेंज है। बहुत कंपनीज ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ टाई अप कर लेते हैं कि मैं बना के दूंगा, आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू उसको बेचो, या ज्योग्राफी स्पेसिफिक टाई अप्स करते हैं कि यूएस में किसी के साथ टाई अप किया, ईयू में किसी के साथ किया, लैटैम में किसी के साथ किया, ऐसे अलग अलग करते हैं। या डिसाइड करते हैं कि अच्छा ठीक है, मेरा यहाँ पे एक पर्टिकुलर लेट से यूके में मेरा प्रेजेंस अच्छा है तो वहाँ पे मैं खुद करूँगा। तो उस हिसाब से अलग अलग वे में लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे अभी तक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी तक तो उनका कहना ये है कि वो खुद करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, या एटलीस्ट इन द लार्जर मार्केट्स। तो वो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉनिटरेबल है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कितना जल्दी वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, बिकॉज दैट विल इम्पैक्ट द नंबर्स। तो बेसिकली अभी कंपनी ब्रांड बिल्डिंग पे नहीं, पर ट्रस्ट बिल्डिंग पे फोकस कर रही है। और जब वो ट्रस्ट बिल्ड होता है तो मार्केटिंग का मॉडल भी शिफ्ट करता है, फ्रॉम जस्ट रेप्स ऑन द ग्राउंड टू स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, लाइसेंसिंग एंड लॉन्ग टर्म सप्लाई टाई अप्स। जब आपका मॉडल R&D लेड हो तो इन्वेस्टर का सबसे पहला सवाल होता है, कितना पैसा जला रहे हो और कब रिटर्न मिलेगा।
वर्कहार्ट का एनुअल रिपोर्ट और चेयरमैन्स लेटर दोनों ये दिखाते हैं कि कंपनी लगातार 12 से 15% ऑफ रेवेन्यू R&D में एलोकेट करती रही है। यह एलोकेशन जेनेरिक डेवलपमेंट के लिए नहीं, नोवेल मॉलिक्यूल रिसर्च के लिए है, जिसका आउटकम अनसर्टेन होता है और जेस्टेशन पीरियड 5 से 10 साल का भी हो सकता है, विच ऑल्सो अफेक्ट्स द वैल्यूएशंस, जिसके लिए हमें और भी ज्यादा कंपनी का स्टोरी समझना जरूरी है। एक लेवल पे वैल्यूएशन पे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। एक तो ये है कि कंपनी कितना ग्रो कर रही है और दूसरा ये है कि वो ग्रोथ कितना सस्टेनेबल है, कितने सालों तक वो ग्रोथ आ सकती है। मेनली ये दो फैक्टर्स है फंडामेंटल। और तीसरा एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मार्केट में लिक्विडिटी कितनी है, या वो स्टॉक में लिक्विडिटी कितनी है, कितना डिमांड है, राइट। तो उसके बेसिस पे एक्चुअली वैल्यूएशंस डिपेंड करता है। हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है लेकिन वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा है। उसका कारण ये है कि डिमांड उस कंपनी का बहुत ज्यादा है, लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज्यादा है, जो हमने एक्चुअली में देखा है लास्ट कुछ सालों में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम था ग्लोबली, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी था, तो दे वर चेजिंग स्टॉक मार्केट। ये वैल्यूएशन जो है, इट इज नॉट अ साइंस, कोई एक्सेल एक्सरसाइज करके हम समझ नहीं सकते। वैल्यूएशन पार्शियल इज एन आर्ट, इसीलिए वैल्यूएशन पे इतना डिबेट्स होते रहते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा है, किसी को कम लगता है, प्रिसाइसली बिकॉज ये इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। Q3 of financial year 25 में कंपनी ने 725 करोड़ रुपीस रेवेन्यू पोस्ट किया, अराउंड 2% हायर देन Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। एबिटा 100 करोड़ तक पहुंचा, मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए। चेयरमैन्स लेटर में कंपनी ने यह भी मेंशन किया है कि 1700 करोड़ रुपए के लगभग वर्थ ऑफ सेल्स फ्रॉम न्यू प्रोजेक्ट्स आर स्टिल अनरियलाइज्ड, यानी कि प्लान्स एंड ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं बट कमर्शियलाइजेशन फेज में अभी टाइम लग सकता है। फंडिंग के एंगल से भी कंपनी कंजर्वेटिव दिख रही है, समझते हैं क्यों। धीरे धीरे आप अगर देखोगे तो इनका डेट टू इक्विटी रेशियो इंप्रूव कर रहा है, हर साल ये थोड़ा थोड़ा करके अपना लॉन्ग टर्म डेट घटा रहे हैं। सो वो एक इंप्रूवमेंट हो रहा है। अभी फिलहाल रफली 0.7 के आसपास उनका लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी है। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये ना, क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी रहा है और अभी भी इनफैक्ट अगर आप देखो तो एनुअल रिजल्ट्स के हिसाब से अभी भी लॉस मेकिंग है, तो आपको पी रेशियो नहीं दिखेगा, आपको कोई भी मेट्रिक आप देखोगे तो उसमें आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगा। और उसके कारण से आप देखोगे कि इसका रिपोर्ट्स भी अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज लॉस मेकिंग कंपनी बहुत कम लोग कवर करना चाहते हैं। लेकिन और एक चीज मैं हाईलाइट करूंगा, क्योंकि मैं इस कंपनी पे फोकस कर रहा हूं, कि इसमें रिस्क भी बहुत है, राइट। रिस्क ये है कि जैसे रिवॉर्ड भी बहुत है, रिस्क भी है, क्योंकि एट एनी पॉइंट इन टाइम इनका अप्रूवल अगर नहीं आया, या जो नॉर्मल फार्मा कंपनीज का एक बड़ा रिस्क होता है कि एफडीए का जो इंस्पेक्शंस होता है, वो अगर वहां पे कोई एडवर्स कमेंट्स आ गया ऑन देयर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, तो दैट इज कुड बी अ मेजर सेटबैक। सो ऐसा नहीं है कि ये एक स्मूथ रनिंग स्टोरी है, इसमें इट इज अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड काइंड ऑफ स्टोरी। तो टर्न अराउंड पॉसिबल है, टर्न अराउंड दिख रहा है, हो रहा है, नंबर्स में आने लगा है। जैसे मैंने बताया कि काफी सालों बाद ये प्रॉफिट किया है एट द पैट लेवल दिस क्वार्टर। तो नंबर्स धीरे धीरे जब पैट ग्रो करने लगेगा तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि जो बाकी जो रेशियोज है, ईवी टू एबिटा आप कह लो कि, या पी, प्राइस टू बुक, ऑल ऑफ दीज नंबर्स विल स्टार्ट फॉलोइंग इन प्लेस। तो फाइनेंशियल्स देखकर एक चीज क्लियर होती है कि कंपनी का फोकस शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं, फ्यूचर ओरिएंटेड आईपी मोनेटाइजेशन पे है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी टाइमिंग सेंसिटिव और रिस्क हैवी है, और उसका इम्पैक्ट क्लियरली क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स में दिखना मुश्किल होता है। अब तक हमने देखा कि वर्कहार्ट का मॉडल बोल्ड है, लेकिन बोल्ड मॉडल्स के साथ एग्जीक्यूशन रिस्क भी बड़ा होता है। सबसे पहला कंसर्न है जेस्टेशन पीरियड। नए मॉलिक्यूल्स जब लैब से ट्रायल तक जाते हैं तो कमर्शियलाइजेशन में 3 से 5 साल का गैप नॉर्मल है। अब जब तक रेवेन्यू पाइपलाइन स्ट्रांग नहीं होती, R&D स्पेंड मार्जिन्स पे प्रेशर डालता है। ऐसे में अगर मॉलिक्यूल फेल हो जाए या डिलेड अप्रूवल आए तो कैश फ्लो इम्पैक्ट हो सकता है। कंपटीशन भी कम नहीं है। वर्कहार्ड अब जहां एंटर कर रहा है, इनोवेटिव ड्रग्स, इंजेक्टेबल्स, बायोसिमिलर्स, वहाँ ऑलरेडी ग्लोबल एमएनसीज और लार्ज इंडियन फार्मा प्लेयर्स एक्टिव हैं। लेकिन एक चीज जो वर्कहार्ड को डिफरेंशिएट करती है, वो है उनका फोकस ऑन ओरिजिनल आईपी एंड देयर कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस। सिंस ये चीजें इन हाउस बनाती हैं, दे हैव एन एडवांटेज इन द लॉन्ग रन। और आईपी पोर्टफोलियो के नंबर्स भी इस इंटेंट को सपोर्ट करते हैं। पर डेट का क्या? यस, वर्कहार्ड इज अ लेवरेज्ड कंपनी।
बट सारी फंडिंग वर्किंग कैपिटल के लिए नहीं हो रही। सो कंपनी ने एक्चुअली रिसेंटली फंड रेज किया है। इंटरेस्टिंगली बोथ एफआईआई एंड डीआईआई पार्टिसिपेशन काफ़ी बड़ा है लास्ट 2-3-4 क्वार्टर्स में। तो इंटरेस्ट जो इंटरेस्टेड प्लेयर्स के हैं वो दिखाई दे रहा है। की मॉनिटरेबल्स की आप बात करें तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे मॉनिटरेबल है कि इनको एफडीए अप्रूवल कब और कितना जल्दी मिल रहा है, तो वो पहला लेवल है। तो उसके लिए जो रिटेल निवेशक हैं या जो भी है उनको कंपनी का जो कंटिन्यूअसली अनाउंसमेंट्स आता रहता है, कंपनी की अच्छी बात यह है कि वो जो भी कुछ नया हो रहा है वो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स के थ्रू पब्लिकली लोगों को बता रहे हैं, तो वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहिए। तो आपको एक सेंस बनेगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं WCK-5222 या और भी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका किस स्टेज में है, क्या उनका एफिकेसी हो रहा है, कितना जल्दी वो अप्रूवल के पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो मैनेजमेंट कमेंट्री कंटिन्यूअसली आता रहता है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉनिटरेबल है। दूसरा, कोई भी फार्मा कंपनी के लिए जो इंपॉर्टेंट मॉनिटरेबल है जो स्पेशली मैन्युफैक्चर करती है कि यूएस एफडीए इंस्पेक्शंस अगर हो रहा है तो, या कोई भी ईयू का भी इंस्पेक्शन हो रहा है तो वो इंस्पेक्शन कब हो रहा है, उनका रिजल्ट्स क्या आ रहा है, अगर कोई फाइंडिंग्स आता है तो कितना क्विकली उसका रेजोल्यूशन होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉनिटरेबल है, नॉट ओनली फॉर वकार्ट बट कोई भी फार्मा कंपनी के लिए। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ अगर हम मॉनिटर करें और अगर इनको अप्रूवल आ गया तो उसके बाद ये मॉनिटर करना है कि ये कैसे और कितना जल्दी डिस्ट्रीब्यूशन को खड़ा कर पा रहे हैं और सेल्स को स्केल अप कर पा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से ये 2-3 चीज़ है जो मॉनिटरेबल है। ये हमें एनालिस्ट बताते हैं, यानी कि डेट भी एक रिस्क है पर उसका स्ट्रक्चर आर्बिट्रेरी नहीं है। वॉकहार्ट जैसी कंपनीज में सिर्फ शेयर प्राइस देखना काफी नहीं होता, इन्वेस्टर को काफी कुछ ध्यान में रखना होता है, जैसे कि नए मॉलिक्यूल्स जैसे जेनिक एंड नेफाबेल्टन ट्रायल से लाइसेंसिंग स्टेज तक जा रहे हैं या नहीं, या फिर रेवेन्यू बेस यूके तक लिमिटेड है या नए मार्केट से कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और आर&डी और डेट लेवल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये सब इंडिकेटर्स बताते हैं कि कंपनी सिर्फ रिसर्च कर रही है या एक्चुअल वैल्यू अनलॉक भी हो रही है। तो जैसे हमने देखा, वॉकहार्ट एक रेगुलर फार्मा कंपनी नहीं है, ये एक इंडियन कंपनी है जो सिर्फ मेडिसिन नहीं मॉलिक्यूल भी बनाती है, और वो भी अपनी लैब में, अपने नाम से, अपने रूल्स के साथ। इसमें रिस्क हैं, रिजल्ट्स टाइम लेंगे, और हाँ, प्राइस वॉलेटिलिटी भी रहेगी। लेकिन जब एक कंपनी इंडिया में बैठ के ग्लोबल पैटर्न्स के लिए काम कर रही हो और जब वो आर&डी को एक कॉस्ट नहीं कैपिटल इन्वेस्टमेंट मानती हो, तो कहानी शॉर्ट टर्म में मार्जिन से नहीं, लॉन्ग टर्म माइंडसेट से लिखी जा रही है। वॉकहार्ट शायद हर क्वार्टर में ब्रेकआउट ना करे, पर अगर मॉलिक्यूल स्केल हुए, लाइसेंसिंग डील्स हुई और डेट कंट्रोल में रही, तो ये स्टोरी क्वाइटली अनफोल्ड होने वाली है। आपका क्या व्यू है वॉकहार्ट के बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताएं, और ग्रो टीवी के अगले एपिसोड में किस कंपनी का ब्रेकडाउन चाहिए, ये भी हमें बताएं। मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन के साथ, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्वेस्टेड, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.